दोस्तों, कई लोगों में सेल्फ डिसिप्लिन की कमी पाई जाती है, यानी कि आत्म अनुशासन की कमी। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है और इसके उपाय क्या है, यह इस वीडियो का टॉपिक है। तो दोस्तों, आत्म अनुशासन क्या है? मुझे लगता है कि आत्म अनुशासित होने का क्या मतलब है, इसकी कम से कम हर किसी के पास एक धुंधली तस्वीर है। बाहर से आत्म अनुशासन उन चीजों को करने के आवेग को दबाने जैसा दिखता है जो आपको नहीं करना चाहिए। आत्म अनुशासन का अर्थ है बहुत अधिक न खाना, हर 2 मिनट में अपना फोन चेक करने की प्रलोभन में न पड़ना, आप जो करना चाहते हैं उसे नजरअंदाज करना और वही करना जो आपको करना चाहिए। हर किसी ने आत्म अनुशासित होने का अनुभव किया है। वह समय जब आपने बहादुरी से उस आवेग का विरोध किया था जिसके बारे में आपने सोचा था कि आपको उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए, लेकिन अक्सर हमें विपरीत अनुभव होता है। आत्म अनुशासित होने में असफल होना, प्रलोभनों के आगे झुकना, इस बाहरी दृष्टिकोण और असंख्य अनुभवों से यह प्रतीत होता है कि हम सभी को आत्म अनुशासन में विशेषज्ञ होना ही चाहिए। यदि व्यवहार में नहीं तो कम से कम सिद्धांत में हमें पता होना चाहिए कि जब हम ऐसा करते हैं तो हम उस पर कायम क्यों रहते हैं, हम हार क्यों मान लेते हैं और दोनों ही मामलों में हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है। आखिरकार आत्म अनुशासन के अनुभव विफलता और सफलता दोनों में हर दिन होते हैं। फिर भी मुझे लगता है कि यह परिचितता आवश्यक रूप से समझ के बरकरार नहीं है। मैंने वर्षों से आत्म अनुशासन के बारे में बहुत सा सर्च किया, बहुत से वीडियो भी बनाए, लेकिन हाल ही में मुझे कुछ अनुभव हुए हैं जो मुझे फिर से सोचने पर मजबूर करते हैं और यह सब क्या हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, सेल्फ डिसिप्लिन का। तो दोस्तों, क्या आत्म अनुशासन एक संसाधन है? सबसे आसान रूपक और जिस पर मैंने अपने जीवन के अधिकांश समय परोक्ष रूप से काम किया है वह यह है कि आत्म अनुशासन एक प्रकार का संसाधन है। अधिक आत्म अनुशासन का प्रयोग करें और इसकी आदत पड़ जाएगी और आप थका हुआ महसूस करने लगेंगे। सहज रूप से यही प्रतीत होता है। कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश लोग ऐसी स्थिति में अनिश्चित काल तक टिक नहीं सकते हैं जिसके लिए निरंतर इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। अंततः हम हार मान लेते हैं और जब हम ऐसा करते हैं तो ऐसा लगता है कि इस प्रक्रिया में किसी प्रकार का ईंधन खर्च हो गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी हाल तक यही प्रतीत होता था। अहम ह्रास पर रॉय बाउमेस्टर की शोध को इस विचार के लिए एक बहुत ही ठोस सिद्धांत के रूप में देखा गया था कि आप जितनी इच्छा शक्ति खर्च कर सकते हैं उसमें एक बाधा है और जब इसका उपयोग हो जाता है तो आप जिस भी प्रलोभन का सामना कर रहे हैं उसके आगे झुक जाते हैं। हालांकि बाउमेस्टर का काम भी मनोवैज्ञानिक में प्रतिकृति संकट का शिकार हो गया है। क्या यह वास्तव में उनके सिद्धांत का अमान्यकरण है या सांख्यिकीय जटिलताओं की उपस्थिति है जो मेरे सिर से गुजरती है? मुझे लगता है कि यह देखा जाना बाकी है। कम से कम फिलहाल ऐसा प्रतीत होता है कि विज्ञान के पास इस प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर नहीं है कि आत्म अनुशासन क्या है। यद्यपि कम वैज्ञानिक ऊर्जा प्रबंधन की अवधारणा अहंकार चिंता के साथ अच्छी तरह मेल खाती है। मूल विचार यह है कि ऊर्जा की एक अमूर्त मात्रा के विभिन्न भंडार है और इस संसाधन का प्रबंधन करना न कि समय प्रबंधन उत्पादकता की कुंजी है। उत्पादकता पर मेरी अपनी सोच में भी यह एक मूलभूत विचार रहा है और मैंने इसके समर्थन में अक्सर कुछ वीडियो भी बनाए हैं और कुछ सर्च भी किया है। यदि आत्म अनुशासन एक संसाधन नहीं है तो फिर क्या है? मैं अभी कुछ 10 दिवसीय गहन मौन ध्यान शिविर से जो है सर्च किया तो कुछ अनुभव पागलपन की हद तक थे और शायद जब मेरे पास उन्हें संसाधित करने का समय होगा तो मैं उनके बारे में और कुछ अधिक साझा करूंगा। लेकिन
इसने मेरे जीवन के जीने के पहलुओं पर प्रकाश डाला। उनमें से एक आत्म अनुशासन की अवधारणा थी। मेडिटेशन रिट्रीट पर जाना 10 दिनों के लिए भिक्षु बनने जैसा हो सकता है, सिवाय इसके भी कि एक भिक्षु के रूप में किए जाने वाले कर्तव्यों के बजाय बस और अधिक ध्यान करना है। वहाँ न बोलना है, न फोन, न कंप्यूटर, न पढ़ना, न लिखना, न व्यायाम और न ही कुछ और बातें। इसके बजाय आप सुबह 4 बजे उठे, प्रतिदिन 10 घंटे ध्यान करें, अपने पैरों को फैलाने के लिए छोटे छोटे ब्रेक ले और दिन में 2 बार भोजन करें। मेडिटेशन रिट्रीट का बाहरी दृश्य यह है कि आप जिन सांसारिक सुखों का त्याग कर रहे हैं वे सभी प्रलोभन होंगे कि आपको बात करने की इच्छा होगी, शाम को खाने की इच्छा होगी, अपना फोन चेक करने की इच्छा होगी या कुछ मजेदार करने की इच्छा होगी। मैं दूसरों के अनुभव के बारे में बात नहीं कर सकता, लेकिन मेरे मामले में इसमें से कुछ भी कठिन नहीं था। ध्यान एकांतवास के बारे में जो चीज कठिन है वह है ध्यान करना, क्योंकि जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है तब भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप चारों ओर चीजों को देख सकते हैं, थोड़ा घूम सकते हैं, अपना चेहरा खुजा सकते हैं, अपनी स्थिति बदल सकते हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो वे छोटी मोटी खुशियां भी हतोत्साहित हो जाती हैं। इसके बजाय आपको यथासंभव शांत बैठना है और ध्यान की किसी वस्तु जैसे कि अपनी सांस या अपने शरीर में संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करना है। कहने की जरूरत नहीं है कि ध्यान करने के लिए बहुत अधिक आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या यह उस प्रकार का आत्म अनुशासन है जिसका उपयोग एक संसाधन के रूप में किया जाता है? सबसे पहले यह उत्तर मुझे स्पष्ट लगा। ध्यान सत्र जितना लंबा चलेगा, मुझे इसे छोड़ने और कुछ और करने की इच्छा को रोकने के लिए उतनी ही अधिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होगी। मेरी पीठ और पैरों में दर्द होगा, इसलिए मैं अपनी मुद्रा बदलना चाहूँगा। मैं किसी और चीज के बारे में दिवा स्वप्न देखना चाहता हूँ। इसका या उस परिदृश्य की कल्पना करते हुए थोड़ा मानसिक रंगमंच में संलग्न होना चाहता हूँ। फिर भी तकनीक के अनुसार जब भी ऐसा होता है तो आपको खुद को याद दिलाना होता है कि आप यहाँ काम करने के लिए आए हैं और अपना ध्यान वापस अभी जो कुछ हो रहा है उस पर केंद्रित करना है। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं तो अपने आत्म अनुशासन के बारे में कुछ नोटिस करना शुरू कर देना होता है तो संसाधन रूपक के विपरीत प्रतीत होता है। शांत बैठना और ध्यान करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह उस हद तक कठिन था जिस हद तक मैं कहीं और था। यदि मेरा ध्यान पूरी तरह से उस पर केंद्रित था तो मैं कर रहा था, न कि उस बात पर मान लीजिए अपने बारे में सोचने पर कि यह कितने समय तक चलेगा और मैं कब मुक्त हो जाऊंगा, तो कार्य करना बहुत आसान हो गया। इन रुकावटों के बिना ध्यान पर जितना अधिक समय तक ध्यान दिया गया यह उतना ही आसान होता गया। यहाँ इच्छा शक्ति के एक बहुत ही अलग मॉडल का सुझाव देता है जो उपभोग योग्य संसाधन के बजाय ध्यान और मानसिक आदत पैटर्न पर आधारित है। आत्म अनुशासन पर एक नजदीकी नजर। अब यह विचार अभी भी बहुत काल्पनिक है, लेकिन यहाँ यह है किसी भी क्षण मानसिक आदत के पैटर्न है जो आपको किसी प्रकार की कार्यवाही में संलग्न होने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कदम अपना आसन बदले। इस समस्या को हल करने के लिए एक योजना पर विचार करें। इन मानसिक आदतों की पैटर्न के अलावा ध्यान की एक व्यापक गुणवत्ता भी है। इस खास पल में किस बात पर दिया जा रहा है ध्यान, जो आपकी चेतना के क्षेत्र को सटीकता और तीव्रता की अलग अलग डिग्री पर भर रहा है। आत्म अनुशासन तब होता है जब एक मानसिक आदत पैटर्न होता है जो कुछ आगे की कार्यवाही को प्रोत्साहित करता है और ध्यान देने योग्य प्रतिक्रिया उस आदत पैटर्न में शामिल न होने की होती है। इसका विरोध न करें या इसे अपने विचारों से बाहर निकालने का प्रयास न करे, बल्कि इसे अनदेखा करे। एक रूपक जो दिमाग में आता है वह यह है कि मानो आपका दिमाग ढेर सारे रोने धोने वाले बच्चों से भरा है जो चाहते हैं कि आप उनके लिए कुछ करें। किसी विशेष क्षण में
आप अपना ध्यान बच्चों में से किसी एक पर लगा सकते हैं, या तो उसकी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करके, उसके साथ बहस करने की कोशिश करके, या उसे चुप करने के लिए कहकर, या इस बस देखकर आप प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। जब आप इसे अनदेखा करते हैं तो आवेग अभी भी रहेगा, लेकिन अंततः अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों में इसकी तीव्रता कम हो जाएगी। अल्पावधि में यह अंततः शांत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी विचार, संवेदना या भावना स्थायी नहीं हो सकती। वे सभी अस्थिर हैं और अंततः सामान्य न्यूरोनल पृष्ठभूमि स्तर तक क्षय हो जाते हैं। लंबे समय में यह भविष्य में एक शोर वाला हो जाएगा, कम शोर वाला हो जाएगा, क्योंकि यह आवेग निराश होने के माध्यम से अगली बार शांत होने के लिए तैयार किया गया है। यदि यह मॉडल सत्य है तो आत्म अनुशासन बिल्कुल भी संसाधन नहीं है। समस्या बस इतनी है कि स्वैच्छिक ध्यानात्मक नियंत्रण अपने आप में कुछ हद तक यादृच्छिक प्रक्रिया है, जिसमें उतार चढ़ाव, प्रारंभ और समाप्ति होती है। ये उतार चढ़ाव या बौद्ध धर्म में शब्द का उपयोग करने के लिए उत्पन्न होना और समाप्त हो जाना, दोनों आवेगों और फोकस पर किसी के स्वैच्छिक नियंत्रण से कभी कभी अंतराल पैदा होगा, विशेष रूप से अल्पावधि में, जहां व्यक्ति प्रलोभन का शिकार होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी का आवेग उस पल में उस पर ध्यान न देने के लिए ध्यान देने योग्य संसाधनों से अधिक हो जाता है और आप झुक जाते हैं। हालांकि पहले या बाद में किसी भी संसाधन का उपभोग नहीं किया गया था, यह बस आपके शरीर पर नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली कुछ शोर प्रक्रियाओं का एक अपरिहार्य परिणाम था। ऐसा क्यों लगता है कि आत्म अनुशासन एक संसाधन है? तो इसके बाद एक दिलचस्प सवाल उठता है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि किसी संसाधन का उपयोग किया जा रहा है। यदि वास्तविकता सिर्फ दिमाग में प्रतिस्पर्धी आदत, पैटर्न और ध्यान पर स्वैच्छिक नियंत्रण है, तो ऐसा क्यों महसूस होता है कि हम भाग सकते हैं इच्छा शक्ति का? यदि मैं किसी आग्रह को 5 मिनट तक रोकने में सक्षम हूँ, तो मैं इसे अनिश्चित काल तक क्यों नहीं रोक सकता? मुझे लगता है कि अंतर्निहित संसाधन की उपस्थिति के 3 कारण हैं। पहला है पर्यावरणीय प्रतिक्रिया, दूसरा व्यक्तिगत घटनाओं के बजाय औसत के बारे में सोचना है, और तीसरा यह कि समय का ज्ञान स्वयं एक फीडबैक संकेत है जो हमारी आदतों को प्रभावित करता है। पर्यावरणीय प्रतिक्रिया तब हो सकती है जब कोई व्यक्ति आग्रह करता रहता है, तो उसकी इच्छा और भी मजबूत हो जाती है, क्योंकि शारीरिक संवेदनाओं के रूप में निरंतर सुदृढ़ीकरण होता है जो उसे मजबूत महसूस कराता है। भूख ऐसे ही काम करती है। जब आपको थोड़ी भूख लगती है तो आप आसानी से उस पर ध्यान देने से बच सकते हैं। जब आप भूखे मर रहे हो तो यही एकमात्र चीज है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। इस मॉडल में आत्म अनुशासन की कुछ गतिविधियां लुप्त होने तक बढ़ती तीव्रता पैदा करेगी। ये तीव्रताएं अनंत तक नहीं पहुंच सकती हैं। इसलिए जब ध्यान पर स्वैच्छिक नियंत्रण और भी मजबूत होता है तो किसी के सबसे तीव्र आग्रह का विरोध करने की संभावना हमेशा बनी रहती है। लेकिन ये दुर्लभ है, क्योंकि उस तरह का आत्म अनुशासन विकसित करना बहुत असामान्य है और शायद हानिकारक भी। ज्यादातर मामलों में ऐसे जैसे एनोरेक्सिया या दर्द चाहने वाली व्यवहार जैसी बीमारियां, उदाहरण के लिए ध्यान करते समय जैसे जैसे आप अधिक देर तक बैठते हैं, आपका शरीर स्वयं ही असहज होता जाता है। इसका मतलब यह है कि 20 मिनट तक बैठना बहुत आसान हो सकता है, लेकिन 2 घंटे तक बैठना बहुत कठिन हो सकता है अगर आपकी स्वैच्छिक नियंत्रण की आदत बहुत मजबूत नहीं है। 2 घंटे के बाद इसकी बहुत अधिक संभावना है कि छोड़ने की आदत का पैटर्न आप पर हावी हो जाएगा। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि यह विचार किसी संसाधन के विचार को गुप्त रूप में वायरल ला सकता है, वापस ला सकता है। इसलिए इस अंतर को समझना महत्वपूर्ण है कि किसी भी चीज का उपयोग नहीं हो रहा है। व्यवहार को संशोधित करने वाली एकमात्र चीज विभिन्न मानसिक आदतों की सापेक्ष शक्ति है, और बाहरी दुनिया या आंतरिक संवेदनाओं से प्रतिक्रिया उन आदतों को विभिन्न तीव्रता के साथ ट्रिगर कर सकती है। दूसरा कारण यह है कि इच्छा शक्ति एक संसाधन की तरह महसूस होती है।
अगर हम इसे एक स्टोकेस्टिक प्रक्रिया मानते हैं तो हमेशा एक अपेक्षित मूल्य होगा। पॉइसन प्रक्रिया एक सांख्यिकीय मॉडल है जो इसे अच्छी तरह से कल्पना करती है। ऐसी प्रक्रिया में प्रत्येक क्षण में घटनाओं के घटित होने की हमेशा कुछ न कुछ संभावना होती है। यह घटनाओं के बीच एक औसत समय बनाता है, लेकिन यह ऊर्जा का निर्माण नहीं करता है, जिसे अगर कोई घटना जल्दी नहीं होती है तो खुद को जारी करने की आवश्यकता होती है। इच्छा शक्ति के एक संसाधन की तरह लगने का तीसरा कारण यह भी है कि आदतों का एक नियामक स्वयं एक प्रकार का समय का ज्ञान है। एक शक्तिशाली मानसिक आदत यह है कि यदि आप किसी प्रकार की परेशानी में हैं, चाहे वह शारीरिक हो या मनोवैज्ञानिक, और आपका मानना है कि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहेगी, तो इसे बदलने के लिए कार्रवाई करने की इच्छा बहुत मजबूत हो जाती है। ध्यान करते समय मन की यह प्रकृति बिल्कुल स्पष्ट हो गई। सामान्य जीवन में इस मानसिक आदत को घड़ी या किसी आंतरिक गति लय से सुदृढ़ीकरण प्राप्त हो सकता है, जो आपको मोटे तौर पर बताता है कि आपने कितना समय छोड़ा है। यदि समय कम हो तो यह मानसिक आदत उतनी तीव्र प्रतिक्रिया नहीं करती। यदि आपको लंबे समय तक इसे जारी रखने की आवश्यकता है तो यह लगभग किसी भी अन्य की तुलना में अधिक तीव्र आग्रह हो सकता है। हालांकि ध्यान करते समय व्यक्ति को बाहरी समय के संकेत नहीं मिलते हैं, इसलिए यह मानसिक आदत बार बार कुंठित हो जाती है, क्योंकि बचा हुआ समय कुछ मिनटों का हो सकता है या 1 घंटे से अधिक का हो सकता है और आपको पता नहीं चलता। एक बार फिर यह पूछने की इच्छा को नजरअंदाज करने से कि कुछ अनुभव कितना लंबा होगा, समय आदत की तीव्रता कम हो जाती है। ध्यान आदत बनाम आत्म अनुशासन के संसाधन मॉडल के निहितार्थ यह क्या है? यह सब थोड़ा ज्यादा तकनीकी लग सकता है। अधिकांश लोग शायद आत्म अनुशासन के बारे में इतना भी स्पष्ट रूप से नहीं सोचते कि इसे एक संसाधन के रूप में देख सके। यह पूछने की परवाह किए बिना कि क्या यह एक सरलीकरण है, इस बारे में सोचकर परेशान क्यों हो। मुझे ऐसा लगता है कि यह विचार यदि सही और सही ढंग से लागू होता है तो आत्म सुधार के बारे में सोचने के कई नए तरीके खोल सकता है। तो जीवन में हम जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, उनमें से बहुत सी चीजें किसी प्रकार के आत्म अनुशासन की आवश्यकता पर आधारित होती हैं। जिन नकारात्मक चीजों का हम अनुभव करते हैं, उनमें से कई जिनमें हम मुक्त होना चाहते हैं, वे भी इसी प्रकार की मानसिक आदतें हैं। मेरे पास अभी तक इस विचार का उपयोग करने की सटीक कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ अनुमानित सुझाव दिए गए हैं कि यह कहाँ उपयोगी हो सकती है। अभी की आदत बनाना, हल्की फुल्की अप्रिय स्थितियों को स्वीकार करने के और यदि उनके लंबे समय तक बने रहने की कल्पना की जाए तो उन्हें कष्टदायी रूप से और सहनीय बनाने की मानसिक आदत काफी मजबूत है। क्या इसका मतलब यह है कि बिना घड़ियों वाले कमरे में काम करना अधिक सार्थक हो सकता है? तो क्या इस मानसिक आदत से प्रतिक्रिया संकेत समय के साथ कम सटीक और इसलिए अधिक अस्थिर हो जाता है? व्यवहार में इसे एक घंटी का टाइमर से बदला जा सकता है, जो दर्शाता है कि कार्य के लिए आवंटित समय समाप्त हो गया है और कोई समायोजन कर सकता है। नजरअंदाज करे, संलग्न न हो। प्रयोग में आदतें मजबूत होती है। व्यवहारिक स्तर पर यह बात स्पष्ट है, लेकिन मेरा मानना है कि यह मानसिक स्तर पर भी सच है। किसी मानसिक आदत का उपयोग करने का अर्थ है किसी भी तरह से उसमें संलग्न होना, इसे पूरा करने की कोशिश करना, इसे दबाना, यहाँ तक कि इसे पाने के बारे में दोषी महसूस करना भी सगाई के सभी रूप है। बस इसे रहने दो और कुछ मत करो। किसी वास्तविकता को सरलता से स्वीकार करने का बौद्ध ज्ञान यहाँ मानसिक स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाला एक सूक्ष्म अर्थ लेता है, जो इस विचार को व्यवहार में लाता प्रतीत होता है। जितना हम समझते हैं उससे कहीं अधिक आत्म अनुशासन और नियंत्रण संभव है। यह विचार कि हमें कुछ प्रलोभनों के आगे झुकना होगा कि हम संभवतः उतना प्रयास नहीं कर सकते हैं, या कि जीवन असहनीय होगा यदि यह एक्स वाई या जेड जैसा नहीं होता, मौलिक स्तर पर गलत हो सकता है। धीरे धीरे ध्यान देने की आदतें बनाने और जिन्हें आप नहीं चाहते उन्हें खत्म
करने देने से आपको क्या करना चाहिए और आप वास्तव में क्या करते हैं, इस पर आपको मन में जो आंतरिक संघर्ष महसूस होता है वह दूर हो सकता है। इन विचारों को पुनरावर्ती चरणों में लागू करना। तो दोस्तों, पूर्वी दर्शन के बारे में जो बात मुझे हमेशा परेशान करती थी वह यह थी कि आपको वास्तविकता को वैसे ही स्वीकार करने के लिए कहते थे जैसी वह है, लेकिन क्या मेरी अपनी गैर स्वीकृति वास्तविकता का हिस्सा नहीं है और इसलिए मुझे इसे स्वीकार करना चाहिए। यह एक सीधा विरोधाभास जैसा लग रहा है और मुझे इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता था। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि उत्तर यह है कि मानसिक पैटर्न के विभिन्न स्तर होते हैं और कभी कभी किसी विशेष रूप से मजबूत पैटर्न का प्रतिकार करने के लिए आपको वैकल्पिक पैटर्न पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। हालांकि यह वैकल्पिक पैटर्न अंततः अपनी कमजोरियां पैदा करता है और इसलिए आगे बढ़ने के लिए आपको इसे भी छोड़ना होगा। इसका मतलब यह है कि गैर स्वीकृति को स्वीकार करने के विचार को पुनरावृत्ति रूप से आगे बढ़ना होगा। पहले बड़ी तस्वीर पर काम करना होगा और फिर सूक्ष्म और सूक्ष्मतर वास्तविकताओं पर काम करना होगा। यदि आप पूरी धारणा को सिर्फ इसलिए खारिज कर देते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि यह अंततः आत्मविरोधाभास है, तो आप प्रगतिशील पहलू को याद कर रहे हैं। आत्म अनुशासन के लिए इसका क्या अर्थ है? तो दोस्तों, खैर मैं वहाँ से शुरुआत करने की कल्पना कर सकता हूँ जहाँ किसी को लगे कि उनमें बिल्कुल भी आत्मानुशासन नहीं है। यहाँ इस व्यक्ति को अपने सबसे खराब आवेग नियंत्रण को सुधारने के लिए काफी कच्ची मानसिक आदतों की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में कार्य में थोड़ी मात्रा में भी प्रयास करने की न्यूनतम आदतें स्थापित करना आवश्यक हो सकता है। बाद में एक बार जब कुछ मानसिक नियंत्रण संरचनाएं बन जाती है तो पूरी तरह से नकारात्मक आवेगों के अधीन होने से बचती हैं, तो कोई सिस्टम स्थापित करने का प्रयास कर सकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, यहाँ खोजने के लिए बहुत कुछ है और मैं निश्चिंत भी नहीं हूँ कि यह सच है। हालांकि यह आत्मानुशासन के संसाधन आधारित सिद्धांत की तुलना में न्यूरोबायोलॉजी के साथ अधिक निकटता से मेल खाता है, इसलिए मैं इसे अस्थायी रूप से स्वीकार करने को तैयार हूँ। क्या कोई अंतहीन सहज कार्रवाई के इस सैद्धांतिक अंतिम लक्ष्य तक पहुँच सकता है? यह अभी भी एक खुला प्रश्न है, लेकिन फिर भी संभावना बहुत दिलचस्प है। तो दोस्तों, आत्म अनुशासन सेल्फ कंट्रोल के बारे में यह वीडियो आपको कैसा लगा? बहुत ही विस्तृत जानकारी वाला यह वीडियो है। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसलिए बहुत ज़्यादा बात हो गई। तो दोस्तों, अपना कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।